हेलो फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर सेकंड देखेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में हम जैसे पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, द्विजगत पद्धति क्या है, 3 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति। ओके, ये सब प्रणाली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो जीवों का वर्गीकरण किया गया वो लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी मीन्स पादप एवं एनिमेलिया मीन्स प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। ओके, तो उनके अनुसार क्या था, इस पद्धति के अनुसार मीन्स द्विजगत पद्धति के अनुसार क्या था कि यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब जैसे हरित शैवाल हो गया और अप्रकाश संश्लेषी कवक हो गया, के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। मीन्स उन दोनों के बीच डिफरेंस बताना संभव नहीं था। ओके, तो पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझ सकते हैं। तो इनको मतलब द्विजगत पद्धति में वर्गीकरण किया गया, प्लांट में मीन्स पादप जगत और जंतु जगत। ओके, तो सबसे पहले देखिए जीव जगत का वर्गीकरण सरल अकारकी लक्षणों पर आधारित जंतुओं व पादपों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। मीन्स सरल आकारकी लक्षणों पर आधारित ओके जंतुओं व पादपों को वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। फिर उसके बाद लिनियस ने किया। देखते हैं आगे। फिर अरस्तु ने सभी जंतुओं को इनैमा तथा एनेइमा में तथा पादपों को साग झाड़ी तथा वृक्ष में विभाजित किया। ओके, अरस्तु जो थे वो जंतुओं को मीन्स यहाँ पे इनैमा और एनेइमा क्या है? मीन्स उन्होंने जंतुओं को किस आधार पे बांटा? उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पे बांटा। मतलब किस प्राणियों में लाल रक्त की उपस्थिति है और किस प्राणियों में अनुपस्थिति है, उसके आधार पे बांटा। और पेड़ पौधों को किस आधार पे बांटा? शाक झाड़ी और वृक्ष में विभाजित किया। ओके, अब देखिए द्विजगत पद्धति क्या है। ओके, बाइनोमियल सिस्टम क्या है? तो यह वर्गीकरण की एक पद्धति है जिसमें संसार के सभी जीवों को एनिमेलिया मीन्स जंतु तथा प्लांटी मीन्स पादप दो जगतों में विभाजित किया गया, जंतु जगत में और पादप जगत में। यह प्रणाली अरस्तु ने प्रचलित की थी, परंतु अभिलेख के रूप में केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में उल्लेखित किया। मतलब ये जो द्विजगत प्रणाली था ये अरस्तु ने किया था, मीन्स अरस्तु ने प्रचलित की थी, लेकिन इसका जो अभिलेख है केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में इसको उल्लेखित किया। ओके, द्विजगत पद्धति को। अब देखिए 3 जगत पद्धति क्या है। ओके, ट्राइनोमियल सिस्टम। यह पद्धति अर्नेस्ट हिकल ने 1866 में प्रस्तुत की थी। इस पद्धति के अनुसार सभी सजीवों को जंतु जगत, पादप जगत तथा प्रोटिस्टा जगत 3 जगत में रखा गया। ओके, द्विजगत व 3 जगत पद्धति दोष युक्त है, इसलिए इन दोषों को दूर करने के लिए 5 जगत पद्धति प्रस्तावित की गई। तो 5 जगत पद्धति देखिए क्या है, 5 जगत प्रणाली क्या है। ओके, 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम क्या है? तो सन 1969 में R.H. व्हिटकर ने
वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। 5 जगत प्रणाली में जीवों को वर्गीकृत करने के आधार क्या है? कोशिका संरचना की जटिलता, शारीरिक संगठन, पोषण विधि व जीवन चक्र को रखा गया। विटकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत निम्न है। तो जो 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम सिस्टम जो था वो 1969 में R.H. विटकर के द्वारा दिया गया। ओके, उन्होंने प्राणियों का मीन्स वर्गीकरण किस आधार पे किया? कोशिका संरचना की जटिलता, शारीरिक संगठन, पोषण विधि व जीवन चक्र को आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे वर्गीकृत किया। ओके, तो अब ये देखिए 5 जगत प्रणाली क्या है। पहला है मोनेरा। पहला क्या है? मोनेरा। इस जगत में क्या क्या आते हैं? जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ओके, प्रोटिस्टा में दूसरा है प्रोटिस्टा। इस जगत में एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना। ओके, इसको नोट कर लीजिए। और थर्ड देखिए क्या है? कवक मीन्स फंजाई। इस जगत में काइटिन युक्त कोशिका भित्ति वाले जीवों को रखा गया। ये ऐसे जीव होते हैं जो अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। ओके, कवक को रखा गया। और चौथा क्या है? प्लांटी। इस जगत में बहुकोश की हरे पादपों को रखा गया। ओके, जितने भी हरे पादप है। और पांचवा है एनिमिलिया मीन्स जंतु जगत। इस जगत में एक कोश की व बहुकोश की सभी जंतुओं को रखा गया, जितने भी जंतु है इसमें एनिमिलिया जगत में रखा गया। ओके, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए 5 किंगडम सिस्टम में सबसे पहला आता है हमारा मोनेरा। ओके, सबसे पहले मोनेरा के बारे में देखेंगे। तो मोनेरा में देखिए क्या कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? आद्य बैक्टीरिया मीन्स आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। ओके, तो मोनेरा क्या है? वर्गीय जगत के मोनेरा प्रतिनिधि प्रजातियां चित्र आद्य बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हो गया। ये सब मोनेरा में आते हैं। ओके, तो मोनेरा में देखिए सभी जीवाणुओं को मोनेरा जगत में रखा गया है। जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, उसको मोनेरा जगत में रखा गया है। उन सभी को जीवाणु संख्या में अधिक तथा सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। जीवाणु को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। गोलाकार जीवाणुओं को कोकस कहते हैं, घड़ाकार जीवाणुओं को बैसिलस, सर्पिकाल जीवाणुओं को सर्पिकल जीवाणुओं को स्पाइरिलम व कीमाकार जीवाणुओं को तिविर्थम कहते हैं। ओके, जीवाणुओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जितने भी जीवाणु होते हैं उनमें विभिन्नता होती है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो जीवाणु के जो आकार होते हैं वो अलग अलग कई आकार के होते हैं। ओके, गोलाकार हो गया, घड़ाकार हो गया, सर्पिलाकार हो गया, कीमाकार हो गया। ओके, देखिए सभी जीवाणु एक कोश की अति सूक्ष्म जीव है। इनकी कोशिका भित्ति म्यूक्रोपेप्टाइड की बनी होती है। ओके, ये एक कोश के अति सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। और ये इनकी जो कोशिका भित्ति होती है म्यूक्रोपेप्टाइड की बनी होती है। ओके, और क्या है? इनकी कोशिका में सुनिश्चित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इसमें सुनिश्चित केंद्रक का अभाव होता है। ओके, इनमें डीएनए व आरएनए दोनों पाए जाते हैं। इनमें जनन सामान्यतः विखंडन द्वारा होता है। अधिकांश जीवाणु परहरित के अभाव में परपोषित होते हैं। ये मृतोपजीवी परजीवी हैं। ओके, मीन्स जो बैक्टीरिया होते हैं अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं संरचना में, परंतु इनका व्यवहार जो होता है अत्यंत जटिल होता है।
उपापचयी की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं, वे अपना भोजन और कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ओके, तो ये जो देखने में इनकी संरचना तो सरल प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है बहुत ही जटिल होता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए आद्य बैक्टीरिया क्या होता है। आर्की बैक्टीरिया, ये जीवाणु ऐसे वातावरण में रह सकते हैं जहां अन्य जाति नहीं पनप सकते, जैसे गर्म झरने हो गए, अत्यधिक लवड़ी जल हो गए। ओके, मीन्स ये ऐसे जगह भी जीवित रह सकते हैं जहाँ की कोई अन्य जीवाणु, अन्य जंतु, अन्य मीन्स सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह सकते। ऐसे जगह जैसे कि गर्म झरने हो गए, गर्म झरने को हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। ओके, और लवड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है, हाइलोफी। तो ये ऐसे क्षेत्र में भी जीवित रह सकते हैं। इनमें अनकिल्पी अनोक्सी श्वसन होता है तथा मीथेन उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। ओके, मीन्स ये क्या होते हैं, आद्य बैक्टीरिया जो होते हैं अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की एक संरचना दूसरे से भिन्न होती है। जो कोशिका भित्ति होती है आद्य बैक्टीरिया की, अन्य बैक्टीरिया की संरचना से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होती है। ओके, मैथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे कि गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं। इनके गोबर में मीथेन यानी जैव गैस का उत्पादन करते हैं। इनके गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन गैस। तो यही बैक्टीरिया जो होते हैं मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए यू बैक्टीरिया, इन्हें वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। इनमें कठोर कोशिका भित्ति व पश्चाभ्य पाए जाते हैं। ओके, इसमें मीन्स इसको वास्तविक जीवाणु कहते हैं। इनमें कठोर कोशिका भित्ति व पाश्चाभ्य पाए जाते हैं। ओके, इसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोश की क्लोनी व तंतुमय होते हैं, चैलीनुमा आवरण से ढके रहते हैं। ये प्रदूषित जल में अधिक फलते फूलते हैं। ओके, नेक्स्ट है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। ओके, कुछ जीवाणु जैसे नॉनस्टॉक, एनाबीना, टेट्रोसिस्ट द्वारा पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता रखते हैं। ये नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनमें मुक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रह करते हैं। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं नॉन स्टॉक होते हैं। ओके, एनाबीना टेट्रोसिस्ट द्वारा पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता रखते हैं। ये नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रह करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। परपोषी जीवाणु प्रकृति में पाए जाने वाले अपघटक होते हैं। ये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लाभदायक होते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य, पादपों व पशुओं में रोग उत्पन्न कर हानि पहुंचाते हैं। ओके,
जीवाणुओं में प्रजनन कोश का विभाजन बीजाणुओं द्वारा व लैंगिक जनन द्वारा होता है। जो जीवाणुओं में प्रजनन होता है वो कोश का विभाजन के द्वारा, कोश का और बीजाणुओं द्वारा व लैंगिक द्वारा होता है। ओके, अब देखेंगे मोनेरा के लक्षण क्या है। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मोनेरा का लक्षण क्या है। मोनेरा यानी मोनास का अर्थ होता है एकल, में प्रोकैरियोट शामिल है और ये निम्नलिखित लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। पहला है, ये प्रारूपिक एक कोश के जीव किंतु एक समूह माइसीलियल होते हैं। ओके, आनुवंशिक पदार्थ नग्न वृत्ताकार डीएनए होता है, यह केंद्रक झिल्ली द्वारा ढका नहीं रहता है। तीसरा है, कोशिका द्रव्य में केवल राइबोसोम तथा सरल क्रोमैटोफोर्स उपकोश की कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स आदि का अभाव होता है। सैप वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें अतिरिक्त गैस वैक्यूल उपस्थित हो सकते हैं। ओके, पोषण की प्रमुख प्रक्रिया अवशोषी होती है, लेकिन कुछ समूह प्रकाश संश्लेषी यानी होलोफैटिक तथा रसायन संश्लेषी होती है। ओके, जीव अचलायमान होते हैं। जीव जो होते हैं अचलायमान होते हैं अथवा सरल फ्लैजिला की वीटिंग अथवा ग्लाइडिंग द्वारा गति कर सकते हैं। ये लक्षण है मोनेरा के। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लक्षण है फ्लैजिला, मीन्स ये सब हम मोनेरा के लक्षण पढ़ रहे हैं। ओके, फ्लैजिला यदि उपस्थित हो तो ये फ्लैजिलिन प्रोटीन की अनेक आपस में गुथी हुई श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये किसी भी झिल्ली द्वारा आवृत नहीं रहते तथा शीर्ष पर वृद्धि करते हैं। मोनेरियन कोशिकाएं सूक्ष्मजीवी एक से कुछ माइक्रोन लंबी होती है, मीन्स कुछ लंबी होती है, सूक्ष्मजीवों से कुछ लंबी होती, एक माइक्रोन से कुछ लंबी होती है। अधिकांश जीवों में दृढ़ कोशिका भित्ति यानी पेप्टाइडोग्लाइकोन होती है। प्राथमिक रूप से अलैंगिक प्रजनन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के दौरान माइटोटिक उपकरण का निर्माण नहीं होता है। ओके, जगत मोनेरा में वास्तविक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा रिकेट्स एक्टिनोमाइसीटीज रे फंजाई होता है। एक्टिनोमाइसीटीज रे फंजाई कहते हैं। ओके, आदि शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना की उपस्थिति के कारण सूक्ष्मजीवी शास्त्रियों ने नील हरी शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया को भी इस समूह के अंतर्गत शामिल किया। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि आर्कीबैक्टीरिया समूह के सदस्य सबसे प्राचीन है, जो विकास की प्रक्रिया के दौरान शीघ्र ही यूबैक्टीरिया से पृथक हो गए। ओके, नोट कर लीजिए। जो मतलब इसमें क्या होता है, मोनेरा में इनका जो प्रजनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ओके, हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा पार्ट ए था। ओके, हम सेकेंड चैप्टर का पार्ट बी देखेंगे अगले वीडियो में। इस पार्ट बी में हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।